जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। एक बयान राजनाथ सिंह जी का बहुत वायरल हो रहा है दोस्तों, बहुत वायरल हो रहा है। और उन्होंने एक रोड मैप बता दिया इस बयान के थ्रू कि भैया इस तरीके से पीओके भारत का हिस्सा बन जाएगा, शामिल गिलगित बाल्टिस्तान। और यही बात मैं भी कह रहा हूं। अगर आप मेरे शोज देखेंगे तो मैं 4-5-6 महीने से लगातार जब भी मुझसे सवाल पूछते हैं मैं एक ही बात कहता हूं कि इसका जो सोल्यूशन है वो फौजी सोल्यूशन नहीं है कि भारतीय सेना चढ़ दौड़े पीओके पे, गिलगित बाल्टिस्तान पे, 15 कोर यहां से, 14 कोर वहां से, 16 कोर यहां से। ना, दैट इज नॉट द सोल्यूशन। हां, पीओके हमारा होके रहेगा और ज्यादा देर इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। इसमें शामिल गिलगित बाल्टिस्तान भी है। यही बात अलग शब्दों में राजनाथ सिंह जी ने बोली। राजनाथ सिंह जी ने क्या बोला? राजनाथ सिंह जी ने यह बोला कि साहब हम फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम जोर जबरदस्ती का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन वहां की आवाम आज की तारीख में, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो आवाम है, जो पब्लिक है, जो गिलगित बाल्टिस्तान की पब्लिक है, वो खुद खड़ी हो गई और कहती है कि हमें पाकिस्तान का हिस्सा अब नहीं रहना है। बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, अब हमें भारत के साथ मिलना है। ये हमने टेलीविजन पे देखा है, ये हमने सोशल मीडिया पे देखा है दोस्तों। ये बात हुई है कि सारे रास्ते खोल दो और कारगिल से हमको जोड़ दो, ये सब बातें वहां पे हो रही हैं। कारगिल के उस तरफ है गिलगित बाल्टिस्तान, जाहिर सी बात है वो लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं। जो पीओके के लोग हैं, पीओके वो एरिया है जिसको दोस्तों पाकिस्तानी बड़े फख्र के साथ आजाद कश्मीर बोलते हैं। अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार ने कुछ भी नहीं करा। मैं तो कश्मीर आज से नहीं, मैं तो 90s से जा रहा हूं। इन्होंने कुछ नहीं करा, मैं बता रहा हूं। इन्होंने सिर्फ दोनों हाथ से माल बटोरा है, इन्होंने कुछ नहीं करा। मैं क्यों इनका नाम ले रहा हूं यह भी मैं आपको बताता हूं। या तो भारत के डिफेंस मिनिस्टर कोई आक्रामक बयान देते कि हम हमला कर देंगे पाकिस्तान के ऊपर, हम एलओसी पार कर देंगे, और अगर दे देते फिर भी हमारा यह फर्ज है, क्योंकि वो दुश्मन देश को लेकर बयान है, भारतवासी सपोर्ट करते हैं। पर उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया। उन्होंने तो यह बोला है कि वो लोग खुद चाह रहे हैं हमारा हिस्सा होना, और सारी रिपोर्ट्स वहां से यही कहती हैं कि वो लोग पाकिस्तान से पाकिस्तान सब परेशान है, लाहौरिया परेशान है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के जितने भी एयर होस्टेस जाती है कनाडा फ्लाइट में, वो वापस ही नहीं आती, वहीं पे खो जाती है। पाकिस्तान के स्पोर्ट्स पर्सन जाते हैं ओलंपिक के लिए, पता लगा टीम की टीम गायब हो गई, कॉमनवेल्थ या पता नहीं कहां के लिए, आई डोंट नो, ये पूरी टीम की टीम गायब हो जाती है। ये गाना बजाने के लिए जाते हैं, सब गायब। तो पाकिस्तानी भी पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। जब पाकिस्तानी पंजाबी पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, जो कि 54% ऑफ द पॉपुलेशन है, अगर गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले लोग पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, तो इसमें इतनी बुरी बात क्या है? जब से 370-35 से लगा हुआ था, पहले से, बाद में हटा, 370-35 से लगा हुआ था, दोनों परिवारों ने आपसे झूठ बोला। मुफ्ती परिवार ने और अब्दुल्ला परिवार ने आप लोगों को झूठ बोला, आप लोगों को बेवकूफ बनाया। आपको हुकूक नहीं दिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया, आपको अच्छे स्कूल नहीं दिया, आपको वहां पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं जॉब की। बस इन लोगों ने आपको डरा के क्या कि 370-35 से हट जाएगा तो आपके घर चले जाएंगे, दिल्ली से लोग आएंगे, आपकी जमीन हड़प लें। कितने, मैं कश्मीरी भाई बहनों से यह पूछना चाहता हूं, दिल्ली से कितने लोग आए और कश्मीर की कितनी जमीन बिक गई? अगर आपकी नहीं बिकी तो आप किसी को जानते होंगे, क्योंकि कश्मीर इतना सा तो है यार, 80/40 का तो कश्मीर है। 26/11 आज की तारीख में भी एक ऐसा वाकया है दोस्तों जिसको देख के हिंदुस्तानियों को बड़ा दुख है, बड़ा गम है, बड़ा गुस्सा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने पाकिस्तान को 26/11 का जवाब नहीं दिया। वो तो एक मैटर है कि हमने पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया, और हमें जवाब देना चाहिए था। अगर हम 26/11 का जवाब दे देते पाकिस्तान को, तो फिर भारत में ना उड़ी होता, ना पुलवामा होता, ना ऐसे बड़े बड़े अटैक होते, क्योंकि पाकिस्तान को एक बार सबक सिखा दिया जाता, पाकिस्तान एकदम टाइट हो जाता। उस समय पॉलिटिकल लीडरशिप ने यह डिसीजन लिया, और ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के वर्ड्स हैं जो जमाने में थे, उनके थे कि यार हमने फिर डिसाइड करा कि पाकिस्तान को अटैक करना, ना अटैक करना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये है कि मत अटैक करो, मत कुछ झगड़ा करो, क्योंकि इससे बात बढ़ेगी। और पाकिस्तान भी यही समझ के करता था कि अब भारत, उन्होंने कारगिल अटैक क्यों करा? उनको लगा कि कुछ करेगा नहीं, भारत कुछ नहीं करेगा। उनकी पूरी जो थ्योरी है, उनका जो पूरा कैलकुलस है, इसी पे बेस्ड है कि हम कुछ करेंगे, भारत जवाब नहीं देगा।
इनको मोदी जी क्यों अखरते हैं पाकिस्तानियों को? इनको मोदी जी क्यों अखरते हैं? इनको मोदी जी इसलिए अखरते हैं क्योंकि इन्होंने जवाब दे दिया। मोदी ने जवाब कैसे दे दिया यार, ये तो बहुत बुरा आदमी है। देखो हमने क्या करा था, आखिर हमने करा क्या था? फौजी तो मारे थे कुछ हमने, तो क्या हुआ? हम लोग इतना भी नहीं कर सकते पाकिस्तानी होने के नाते, एक टेररिस्ट मुल्क होने के नाते? ये मोदी को देखो, अजीब आदमी है यार, इसने तो हमारे ऊपर पलटवार कर दी। ये प्रॉब्लम है। पर दोस्तों बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, यहां पे बात सिर्फ ये नहीं है कि दुश्मन मुल्क क्या कर रहा है और चीन की क्या साजिश है और पाकिस्तान की क्या प्लानिंग है। हमारे अंदर ही कुछ ऐसे लोग हैं, मैं हर समय कहता हूं ना कि किले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि किले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं। नेता बनने के लिए, आप किसी भी पार्टी के हो, नेता बनने के लिए आपको मोटी खाल चाहिए। और हमारे देश में क्या है कि वी डोंट होल्ड पीपल अकाउंटेबल। कोई कुछ भी बोलता है ना, वी डोंट होल्ड देम अकाउंटेबल, वी डोंट होल्ड देम अकाउंटेबल। जो कोई कुछ भी बोल, उनको पता है कि पब्लिक भूल जाएगी कल परसों, आज बकवास कर दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये जो कांग्रेस वाले हैं ये क्यों ऐसी बातें करते हैं यार, क्यों ऐसी बातें करते हैं जो बेबुनियाद हैं, जो झूठी हैं। इनको सिर्फ माइनॉरिटी वोट्स चाहिए। इनको ऐसा लगता है कि अगर हम कुछ ऐसी बात करेंगे हो सकता है मुसलमान इनको वोट देते। दोस्तों मैं एक छोटी सी बात करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किसने क्या बोला, उसका एनालिसिस करूंगा। मैं ना मुसलमानों के बारे में आज आपको कुछ बताना चाहता हूं। मुसलमानों के या कोई इस्लाम जो कबूल करता है या जो कलमा पढ़ता है उसके कुछ फराइज हैं, उसके कुछ फराइज होते हैं, यानी कि फर्ज होते हैं। फर्ज तो इसका बहुवचन हो गया फराइज, कि वो नमाज पढ़ेगा, यानी कि अल्लाह के सामने सजदा करेगा, वो मानेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, वो ज़कात यानी कि परसेंटेज ऑफ अर्निंग्स फॉर द पुअर, वो हज पे जाएगा इफ ही कैन अफोर्ड, उम्रे पे जाएगा, राइट? ये सारी की सारी चीजें मुसलमानों पे फर्ज हैं। तो दोस्तों अगर हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की बात करें तो सच्चर कमेटी गठित करी गई थी 2005 में, और 2006 में टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2006 सच्चर कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट दी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने यह बताया कि भारत में मुसलमानों का हाल बहुत बुरा है। सच्चर कमेटी ने यह बताया कि सबसे नीचे हैं, चाहे वो सोशल पैरामीटर्स हों, चाहे वो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हों, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज हों, चाहे एजुकेशन हो, सबसे नीचे। 2005 में गठित करी गई, 2006 में सार्वजनिक कर दी गई, मीडिया के सामने ये सब वेबसाइट पर डालना वगैरह वगैरह ये सब हो गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस समय नरेंद्र भाई मोदी का भारत सरकार से कोई लेना देना नहीं था। उस समय भाजपा का ना कानून चल रहा था, ना राज चल रहा था, ना ताकत चल रही थी, ना कुछ चल रहा था। भाजपा का कोई मैटर था ही नहीं। कांग्रेस का राज था, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस की सत्ता थी, ठीक है। यानी कि कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि इतने सालों तक ये मुसलमानों का कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि इन्होंने मुसलमानों को झूठ बोला और मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरीके से इस्तेमाल करा। कैसे कैसे? तो आपने मुसलमानों को यह बोला कि साहब आप हज जाइए, आधे पैसे पे जाइए, जबकि कुरान शरीफ ये कहता है कि यू विल गो टू हज ओनली इफ यू कैन अफोर्ड इट। जो अफोर्ड कर सकता है वो जाएगा, और जो गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको माफ है। उम्रे का भी यही मैटर है। उम्रे को आप छोटा हज कह लीजिए, वो हज का लेवल नहीं है उम्रे का, लेकिन एक छोटा हज कह सकते हैं। समझाने के लिए मैं कह रहा हूं उसको छोटा हज। वैसे इट इज नॉट छोटा हज, उम्रा अलग है, लेकिन आप ऐसे समझ सकते हैं। क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और फिर से मुसलमानों के दिमाग में डालना है कि नहीं, अजमल कसाब बहुत अच्छा आदमी था, जबकि मुसलमान ऐसा नहीं समझते हैं। यही दिग्विजय सिंह ओसामा जी बोलते हैं। इनका इतना दिमाग खराब हो चुका है, मैं आपको बता रहा हूं, इनका जहन इतना गंदा हो चुका है कि ये ठीक नहीं हो सकते। और इनका वही है कि किसी तरीके से जो रेडिकल्स हैं अमंगस्ट मुस्लिम्स, उनको खींच के ले आए, वोट मिल जाए और कुछ हो जाए, देश का बेड़ा गर्क हो जाए, लेकिन हम सत्ता पे बैठ जाए। लेकिन अब मुसलमान भी जाग गया, उसको भी पता कि ये लोग चूरन खिला रहे हैं। उसको पता लग गया आज का मुसलमान वो नहीं है जो पुराना वाला जिसको आप गोल गोल करते थे। नहीं, आज वो कह रहा है कि बॉस
परफॉर्मेंस क्या है ये समझाओ ना जरा। ऐसे भी हैं जो धर्म के नाम पे वोट देंगे, मैं ये नहीं कह रहा आपको कि सारे मुसलमान बदल गए, नहीं, लेकिन मुसलमानों में एक कॉन्स्टिट्यूंसी अब जाग गई है। अब आप उनको बेवकूफ नहीं बना सकते, वो एक खास कॉन्स्टिट्यूंसी को, और वो सवाल जवाब पूछ रहे हैं और पूछते भी हैं। मोदी जी ने बोला था ना अब की बार 400 पार, तो कई लोगों ने विश्वास करा, कई लोगों ने विश्वास नहीं करा। फिर बीच बीच में कई लोग आए, कई यूट्यूबर आए, कुछ विदेश से आए, कोई देश के अंदर, सबने बोला नहीं इस बार तो 400 पार नहीं हो पाएंगे और इस बार तो गड़बड़ है। मुझे लगता है कि बीजेपी के पास कांग्रेस के अंदर ऐसे लोग हैं कि जब बीजेपी को लगता है कि हमारी इतनी सीटें नहीं आएंगी, ये इनको छोड़ देते हैं। और इनको छोड़ने का नतीजा ये होता है कि भाई साहब ये किसी ना किसी को काट लेते हैं या कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि बीजेपी को फायदा हो जाता है। अभी हाल फिलहाल में सैम पिट्रोडा ने क्या बोला? सैम पिट्रोडा ने ये बोल दिया, आप जानते हैं, आपको सब पता है कि साउथ वाले अफ्रीकन लगते हैं, ईस्ट वाले चाइनीज लगते हैं, कोई अरब लगते हैं, फलाना। इसने पूरा का पूरा, जिसको कहते हैं रायता, फैला दिया। वो रायता पूरा समेट नहीं पाई थी कांग्रेस, उसकी नौकरी जरूर खा गए राहुल गांधी, सैम पिट्रोडा अपने गुरु की, उसकी नौकरी खा गए, लेकिन वो रायता नहीं सिमटा था तब बीच में अधीर रंजन चौधरी ने फिर वही बात बोल दी कि निग्रोइड रेसेस हैं, मंगोलॉइड हैं, फिर उसने वो खानी। इनको क्या प्रॉब्लम है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। आपके कंट्री का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, जिसको आपने, मैंने, आम हिंदुस्तानी ने इलेक्ट करके भारी बहुमत से इस देश का प्रधानमंत्री बनाया हो, ठीक है जी, इस देश का प्रधानमंत्री बनाया हो, उसको गद्दी से या जिस पोजीशन पे वो प्रधानमंत्री बैठे हैं उधर से उतारने की ये खुली साजिश कर रहा है पाकिस्तान जाने में। और फिर अब बकवास इसकी शुरू हो गई यार। मुझे तो फिर ये लगता है कि जब मोदी जी कहते हैं अब की बार 400 पार, तो फिर कहीं ना कहीं अमित शाह जी अपने 4-5 ये जो इनके फुंदरू हैं उनको एक्टिव कर देते हैं। वो बोल देते हैं बेटा मोदी जी का आदेश है 400 पार, अब तुम करो कुछ। वो 400 कैसे होंगे? ये कांग्रेस की सीट कटवाएंगे लोग। एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। यार ये बातें जब मैं सोचता हूं ना, तो मुझे फिर यह शेर जब मेरे दिमाग में आता है तो सामने कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह ये देखिए। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि मणिशंकर अय्यर ने और क्या बोला, ये जानने की आवश्यकता है। देखिए, इसने बोला कि उनके पास एटम बम है, यानी कि पाकिस्तान के पास, हमारे पास भी एटम बम है, लेकिन अगर कोई पाकिस्तान में कोई मैडमैन डिसाइड्स टू ड्रॉप अ बॉम्ब ऑन लाहौर, इफ अ मैडमैन डिसाइड्स टू ड्रॉप अ बॉम्ब ऑन लाहौर। अच्छा, ये कौन से मैडमैन की बात कर रहे हैं? ये कौन से मैडमैन की बात कर रहे हैं? क्या ये कह रहे हैं कि भारत लॉन्च कर देगा पाकिस्तान की ओर, तभी तो लाहौर पे करेगा? या वो मैडमैन है पाकिस्तान का जो खुद ही लाहौर को ठोक रहा है? ये मणिशंकर अय्यर हैज लॉस्ट हिज मार्बल्स एब्सोल्युटली। इस बंदे को पता ही नहीं, कह रहा है कि इफ वी रिस्पेक्ट देम दे विल रिमेन पीसफुल, यानी कि आप पाकिस्तान की इज्जत करें। वो ये बेसिकली हमें हूल दे रहा है, ये हमें हूल दे रहा है कि भाई तुम पाकिस्तान की इज्जत करो, पाकिस्तान की बेइज्जती करो, पाकिस्तान को जलील करो, तब पाकिस्तान शांति बिल्कुल उसमें मानता है। जब आप इनकी इज्जत करेंगे ना, इनको इज्जत थोड़ी ना हजम होती है,